हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। अब देखिए बहुत ही कम टाइम बचा है, तो थोड़ा सा जो भी चीज़ आपकी छूट रही है उसे जरूर आप कवर कर लें। और कल रिजल्ट भी निकला है, आपने देखा ही है, सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट भी आ गया और 1000 से कुछ ज़्यादा बच्चे उसमें चयनित हो गए हैं। तो उन बच्चों से अब कंपटीशन आपका नहीं होगा, वो बच्चे एग्जाम नहीं देंगे और उनका सिलेक्शन हो गया है। तो थोड़ा सा अब आपका कंपटीशन भी थोड़ा सा समझ लीजिए कम हो गया है और उनके लिए भी बहुत राहत की खबर है जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है और वो जो है थोड़ा सा इस एग्जाम में नहीं बैठेंगे तो उसका भी आप लोगों को फायदा मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल जोर शोर से तैयारी करिए, जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची है उसे कवर कर लीजिए, जो जो चीज़ें छूट रही हो, और टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। और देखिए पिछली बार का एक टीजीटी का पेपर कैसा आया था सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, इसमें मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल दो ही सब्जेक्ट में कराऊंगी। तो ये जो है 2016 का पेपर है, तो अब मैं टीजीटी के प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगी कल से। तो इसलिए मैंने ये आपको 2016 का पेपर करवा रही हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पिछली बार आए थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी हो, पहले की वीडियो अवश्य देख लें। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है और उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बाकी आपने जो तैयारी की होगी उससे आपको लाभ मिलेगा, और जो बच्चे इस बार असफल हो गए हैं उनकी अच्छी तैयारी रही होगी और इंटरव्यू तक पहुंच के नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर लें, ठीक है, और निराश ना हो बिल्कुल भी। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिस्ट्री का, हमारा क्वेश्चन, ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन हम देखेंगे बस इसमें। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पाषाण युग में, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे। ठीक है, तो मध्य पाषाण युग है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण युग। बाकी हम व्याख्या भी इसमें है तो हम व्याख्या भी करते चलेंगे, क्योंकि व्याख्या से आपके थोड़े से, या अगर यही क्वेश्चन पूछ लेता है तो भी बहुत लाभ होता है, और कुछ जो इसमें चीजें रहती हैं और भी उससे आपके दूसरे क्वेश्चन भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसमें व्याख्या में दिया है कि पाषाण युग का, ठीक है, पाषाण युग का काल जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। पूरा पूरा पाषाण काल लगभग 1 लाख वर्ष तक रहा। इसके बाद मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक युग आया। इसके बदले हुए युग में कई परिवर्तन हुए। भारत में इस युग का प्रारंभ 8000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है और लगभग 4000 ईस्वी पूर्व के आसपास उच्च पूरा पाषाण काल का अंत हो गया। इस काल में इस काम में न केवल बड़े बल्कि छोटे जानवरों का भी शिकार होने लगा और बनाने की तकनीक में परिवर्तन हुआ। ठीक है, और छोटे पत्थरों का उपयोग होने लगा। ये सब चीजें आप थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, अब हम इसमें पॉलिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये सिविक्स का। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक हैं पौढ़न, मैकियावली, मैकाइवर, चार्ल्स ई मेरियम। तो डी ऑप्शन इसमें सही है, चार्ल्स ई मेरियम। ठीक है, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक चार्ल्स ई मेरियम है। व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान केवल तभी सच्ची वैज्ञानिकता का वाहक हो सकता है जब वह अपने अध्ययन का आधार व्यक्ति की मांसपेशी और ग्रंथि मूलक अनुक्रियाओं को बनाए। व्यवहारवाद की शुरुआती 20वीं सदी के पहले दशक में जीबी वाटसन द्वारा 1913 में जॉन हॉकिंसन विश्वविद्यालय में की गई थी। ठीक है, अब हम अपना इतिहास करेंगे। ठीक है, इतिहास के क्वेश्चन और फिर सीरीज का क्वेश्चन करेंगे। देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम करेंगे, क्योंकि 125 क्वेश्चन है और मैं एक ही वीडियो इसकी कंप्लीट कराऊंगी। कोशिश यही रहेगी मेरी। अगर ज्यादा टाइम हो जाता है तो बात अलग है, तो फिर हिस्ट्री का करा दूंगी सिर्फ। तो चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होगा। पहले हमने देख लिया कि 4 क्वेश्चन आएंगे उस तरीके से, और हमें सिर्फ उसमें से एक ही क्वेश्चन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं कि 4 में से हमें पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों करना, सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। और वहां आप जरूर पढ़ने पहले, पेपर देने से पहले सब चीजें। और सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक की स्थापना की है 1873 में, ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, और स्त्रियों या निम्न जाति के लोगों को शिक्षित बनाकर उनको शोषण से बचाना था और उद्देश्य समाज सेवा था।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। तीसरा क्वेश्चन हमारा, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? तो ये थे हेनरी बिबियन डेरेजियो, ठीक है, ये थे। और शुरुआत इन्होंने की थी। और हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1826 से 1831 तक अंग्रेजी तथा इतिहास के प्राध्यापक थे ये। और उन्होंने कॉलेज के छात्रों को समानता, स्वतंत्रता तथा सत्ता के लिए प्रेरित किया। इनकी मृत्यु मात्र 22 वर्ष की अवस्था में हो गई, तो बहुत ही मतलब दुखद रहा। 22 वर्ष की अवस्था में ही होगी और इतना इन्होंने सब कुछ कर भी लिया, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन है, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था या दादा भाई नौरोजी द्वारा कब किया गया थे? कलकत्ता सत्र 1906 में घोषित किया गया, ठीक है। और कांग्रेस का अधिवेशन 1906 में कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ, ठीक है। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज राजनीतिक लक्ष्य घोषित किया गया। दादा भाई नौरोजी को भारत में का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। और 1892 से 1895 तक वो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? ठीक है, तो भारत में जो प्रथम धातु प्रयोग की गई थी वह कौन सी थी? तो सबसे पहले जो प्रयोग की गई थी वह थी इसमें से तांबा, ठीक है, तांबा थी जो प्रयोग की गई थी। फिफ्थ क्वेश्चन का हम जो है देखते हैं। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा लाई जाई जो वस्तु थी वो तांबा थी और इसी कारण से ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। और तांबा का उपयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है, सोने के साथ मिला के इसका प्रयोग किया जाता है। और सिक्स क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? तो कौन सी नदी है ये? सरस्वती नदी और वृषावती नदी, ठीक है, दो नदियों। और सरस्वती एक पौराणिक नदी है, जैसा कि आप जानते हैं। सरस्वती नदी वृषावती नदी के बीच का क्षेत्र है जो ब्रह्मावर्त कहलाता है। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? तो ये पाई गई है धौलावीरा में, ठीक है। धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। ये पर्यवेक्षणशाला धौलावीरा में पाई गई है और गुजरात राज्य का प्रमुख श्रद्धा स्थल है। 4500 वर्ष पूर्व इसकी आबादी 50,000 थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो कौन सा वेद है? यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद कर्मकांडी वेद है और इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों की चर्चा की गई है और गद्य एवं पद दोनों में है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और यजुर्वेद हिंदू धर्म के 4 जो पवित्र ग्रंथ हैं उनमें से एक है, ठीक है। और ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं इनमें से। चलिए, 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कलाशाला में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था? ये था लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, हमारा डी राइट ऑप्शन है। तो इसमें जो है मथुरा कला शैली का उदय प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क के समय में हुआ था और इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। इस शैली के अंतर्गत बौद्ध, हिंदू एवं जैन ग्रंथों से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। मथुरा कला शैली गंधार शैली के समान ही प्रचलित थी। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए। तो हमारा राइट आंसर है केवल 2, ठीक है, ये दोनों नष्ट कर दिए गए थे, जो है यही सही है, सिर्फ खिलजी वंश के द्वारा। और बख्तियार खिलजी, ठीक है, उसका क्या नाम है? बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला बिहार विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, ठीक है, सन 1203 में जलाकर। चलिए, नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? तो अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली को अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है। नादिर शाह इसका प्रमुख बहुत आदर करता था और 1747 में नादिर शाह का वध कर दिए जाने पर अहमद शाह अब्दाली कंधार का शासक बना। अहमद शाह अब्दाली ने मुगल शासक अहमद शाह के शासनकाल में भारत पर 5 आक्रमण किए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है? ठीक है, नहीं जाना जाता है।
तो कौन सा राइट आंसर है? ये है सी, नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए। बाकी सब चीजें सही है। ठीक है। शेरशाह सूरी भारत में जन्मे पठान थे जिन्होंने हुमायूं को 1540 में हराकर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया था। वह महान विजेता, एक सेना नायक, साथ में कुशल प्रशासक भी थे। ठीक है। और अब्बास खां शेरवानी ने शेर शाह के विषय में लिखा है, बुद्धिमत्ता और अनुभव में यह दूसरा हैदर था। शेर शाह ने नहरों द्वारा सिंचाई प्रणाली नहीं शुरू की, सिंचाई प्रणाली शुरू की है किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये आपको याद रखना। शेर शाह की मृत्यु हुई थी 1545 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की स्थापना की? तो ये की थी जहांगीर ने। ठीक है। और मुगल शासकों में बृहद पैमाने पर उद्यानों का विकास किया गया था। बाबर पहला शासक था जिसने 12 बगीचों को लगवाना आरंभ किया था। और आगरा में इसने मुगल उद्यान लगाया है बाबर ने, बहिस्ता या नूरे अफसान कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीजें नोट करिए आप, क्योंकि ये सब चीजें आ सकती हैं। और जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग तथा लाहौर में दिलकुशा बाग, ठीक है, लाहौर में भी दिलकुशा बाग, और शाहजहां ने कश्मीर में 2 उद्यान चश्माए शाही तथा निशात बाग लगवाया है। ठीक है। बेगम मुमताज के लिए भी इसकी सबसे खूबसूरत ताजमहल बनाया, वो तो शाहजहां ने बनवाया। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया? पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। मैं कई बार प्रेजेंट में भी करा चुकी हूँ। और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था पानीपत के, तो बाबर ने पहली बार तोपखाने व तुगलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन है। 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? तो वो था हेमू। ठीक है। हेमू एक हेमचंद्र विक्रमादित्य था पूरा नाम, और ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में वह सड़कों पर नमक बेचा करता था, और सुल्तान इस्लाम शाह के काल में वह बाजार अधीक्षक था तथा आदिल शाह के काल में उसे प्रसिद्धि मिली। ठीक है। चलिए, और 24 युद्ध लड़ी, 22 में विजय प्राप्त की उसने। 24 में से 22 युद्ध में उसने विजय प्राप्त की और दिल्ली सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। ये क्वेश्चन आता है, यदि में हिंदू सम्राट कौन था? तो यही है हेमू। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जाता है। और 1556 में वो पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। ठीक है, अकबर के साथ जब युद्ध हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। 16 क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेर शाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाया गया? तो उसे बाद में काबुल ले जाया गया था। ठीक है, जिसका कार्यकाल 1526 से 30 तक रहा। और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी। उसे आगरा के 4 बाग में दफनाया गया था और बाद में उसे फिर ले जाया गया वहां पे। शेर शाह के शासनकाल में उसकी अस्थियों को उसकी पत्नी मुबारक यूसुफ जाई काबुल ले गई। ठीक है, उसकी पत्नी कौन थी? मुबारक यूसुफ जाई। 17 है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से था? फेडरल कोर्ट, प्रेसिडेंसी। तो राइट आंसर हमारा है ये सी, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय प्रिवी काउंसिल थी। स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायालय है। ठीक है। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर टू की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत इंग्लैंड गए थे? तो ये गए थे राजा राम मोहन राय गए थे। ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण अग्रदूत कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक इन्हें कहा जाता है। भारतीय समाज के उत्थान में इनकी भूमिका स्मरणीय है। और 1825 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसने सती प्रथा को बंद करने की वकालत की। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से विभूषित किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अकबर द्वितीय ने इन्हें उपाधि दी थी और प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड के सम्राट के दरबार में भेजा, ताकि सम्राट के सामने मुबारक मुगल का बादशाह को भी दी जाने वाली अपर्याप्त पेंशन के विषय में बादशाह का पक्ष रखा जा सके। 19 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट, पहला अध्यक्ष। और 1917 में ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया था और उसकी अध्यक्ष थी ये। ठीक है, और कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, और लेखक वक्ता भारत प्रेमी महिला थी।
20 है गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। प्रथम सी था कामटा गारू घटना, ठीक है। और गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी और इस आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कामटा गारू घटना थी। कामटा गारू भाप शक्ति से चलने वाला एक समुद्री जहाज था और इस जहाज में पंजाब के 351 लोग सवार थे और वैंकूवर पहुंचने के बाद अंग्रेजों ने सिर्फ 35 को उतारा और बाकी को जबरदस्ती वापस भेजे। उसी में विवाद हुआ था, इसी को कामटा गारू प्रकरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थान के नाम पर नामित की गई थी? महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति, ठीक है। ताम्रप्रसारी संस्कृति के सबसे अधिक स्थल महाराष्ट्र में मिलते हैं, जिनका उत्खनन कर महत्वपूर्ण सामग्रियों की प्राप्ति हुई और इन जोरवे निवासा दायमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, नासिक है, ठीक है। इन्हें जोरवे संस्कृति कहा जाता है। तो ये आप थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सब से ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया जा सका है। निम्नलिखित कारणों पर विचार करना है। तो इसमें डी है 1, 2, 3, यानी तीनों ही चीजें सही हैं। इसमें उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है और अभिलेखों की छोटी इकाई है और द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति, यानी उसकी भाषा का अनुवाद नहीं किया जा सके। कोई दुभाषिया ऐसा नहीं मिल सका अभी तक कि उनकी भाषा को पढ़ा जा सके, ठीक है। और सिंधु घाटी शब्द उद्घाटन नहीं है क्योंकि भाषा के बारे में कोई जानकारी इतिहास के पास कार के पास नहीं है। अभिलेखों की लंबाई छोटी होती है, द्विभाषी अनुपस्थिति है। अभिलेखों को पढ़े जाने के सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इतिहासकारों को ज्यादा जानकारी, अगर पढ़ा जा सका तो बहुत ज्यादा जानकारी वहां से मिलेगी, क्योंकि अभी पुरातत्व के आधार पर ही जानकारी वहां पे प्राप्त की जा सकी है। तमसो मां ज्योतिर्गमय हमें अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से कहां से आता है, किस उपनिषद से आता है? तो ये आता है बृहदारण्यक उपनिषद से, ठीक है। और यह युक्ति बृहदारण्यक से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? बुद्ध की मूर्ति, अशोक के शिलालेख, ठीक है। यह निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है अशोक के शिलालेख। बौद्ध धर्म का विस्तार प्रथम पूर्व मूर्त साक्ष्य अशोक के शिलालेख हैं और कलिंग युद्ध के बाद अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपने साम्राज्य में सारी शक्तियों साधनों का उपयोग किया। पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? अग्निमित्र, सुजेष्ट, ब्रजमिष्ट। तो राइट आंसर यही है जो है अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो शासक बना था उसका पुत्र था ये, और इससे पहले वह मौर्य साम्राज्य में सेनापति था, ठीक है। और इससे वह मौर्य साम्राज्य में सेनापति था। इनकी मृत्यु 149 ईस्वी पूर्व हुई थी और पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का शासक बना, ठीक है। चलिए, और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किए किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? मौर्य युग, गुप्त युग, और यह है गुप्त युग की, ठीक है। बाघ, निकट बाघ मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बाघ की गुफाएं हैं और गुप्त चित्रकला की प्रतिनिधित्व करती हैं। बाघ नदी और बाघ कस्बे के नाम से की वजह से इन गुफाओं को बाघ की गुफाओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित अजंता के समान बाघ की चित्रकला बहुत प्रशंसनीय है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था? तो ये था बलबन मामलुक वंश का, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत वंश के हैं उन्हें मामलुक वंश कहा जाता है। और 27 है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, ये तो खैर वही है। दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक कुल 5 वंश, लगभग 300 वर्ष तक ये 5 राजवंश थे। जो है ये 27 प्रश्न का ही डिटेल है। तो ये है मामलुक वंश, खुलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, लोधी वंश, इस तरीके से वंश है। और 1206 से जो ये मामलुक वंश कहा जाता है, दास वंश भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। और नेक्स्ट है इब्न बतूता, प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, वह किस देश से था? तो वह था मोरक्को, ठीक है, मोरक्को का। और उसका मूल नाम क्या था? शेख फतेह अबू अब्दुल्लाह था, इतना बड़ा नाम था। और जो मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था।
ठीक है, और 8 वर्ष तक तुगलक ने उसे दिल्ली के काजी नियुक्त किया था और 8 वर्षों तक उस पद पर रहा था। और रेहला इसका मेन है कि इसने रेहला नामक जो है यात्रा पर वृतांत लिखा था। ठीक है, 3-4 चीजें आपको इसमें पता चल गई। और निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया? तो ये है अंग्रेजों और पुर्तगाली में मुगल बादशाह पुर्तगाल बाहर निकालने के लिए गुप्त नौसैनिक सहायता, तो 29 का। और सी ऑप्शन है नूरजहां को भारी रिश्वत, तो ये है राइट आंसर हमारा डी है। कैप्टन हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि जो हेक्टर के कमांडर थे, और कैप्टन हॉकिंस के प्रारंभ में जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति ली गई थी। किससे ली गई थी? जहांगीर से। और जहांगीर ने नामंजूर कर दिया था। 1611 में आगरा छोड़कर सूरत आ गया, जहां पर उसकी सर मिडल से मुलाकात हुई। सर मिडल ने सूरत के व्यापारियों और पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिहिंसा की नीति अपनाई और पुर्तगालियों को युद्ध में पराजित किया। इस कार्य से जहांगीर प्रभावित हुई और उसने 1613 में अंग्रेजों को सूरत का कारखाना खोलने की अनुमति सूरत में दे दी थी। 30 क्वेश्चन है, महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश जोड़ा था। तो पिता के वंश तैमूर और माता के वंश चंगेज खान, तो राइट ऑप्शन है। पिता का वंश क्या था? तैमूर वंश, और माता के वंश का चंगेज खान की वंशज थी उनकी माता। चलिए, बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था और पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। और शेख मिर्जा उसके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, तथा माता का नाम था कुतलुग निगार। ठीक है, और पितृपक्ष की ओर से बाबर तैमूर वंश का वंशज था, मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का वंशज था। ठीक है, दोनों ही लुटेरे थे। और 31 है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था? तो ये था खम्स। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय खम्स था, एक प्रकार का कर था जिसमें लूट से प्राप्त धन में सैनिकों का कुछ हिस्सा रहता था, और फिरोज के शासनकाल में लूट के माल का 1/6 हिस्सा प्राप्त होता था। और अष्टप्रधान जो शिवाजी मराठा प्रशासन में सहायता के संदर्भ में केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे। ठीक है, मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है इसमें मराठा प्रशासन और मुगल प्रशासन, तो जरूर आप देख लें। ठीक है, तो यह है मोरोपंत तिम्बक पिंगले। ठीक है, शिवाजी भारत के महान राजा और रणनीतिकार थे जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। और राष्ट्रप्रधान जो शिवाजी के महान साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे, इसमें मोरोपंत तिम्बक पिंगले केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे। 33 निम्नलिखित में से किस मामले में बी डी सावरकर ने 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को विख्यात सेल्युलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा पाई थी? तो ये थे नासिक षड्यंत्र केस में। ठीक है, बी डी सावरकर थे। बी डी सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी थे, और हिंदू राष्ट्र का राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय इनको जाता है। और ये महान कवि, विद्वान, इतिहासकार तथा समाज सेवी थे। और 1911 में नासिक षड्यंत्र केस में इनको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सिल्वर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा मिली। नेक्स्ट है, सी आर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी के दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने द्वारा कार्य किया। तो ये है ये ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदुत्व की रक्षा। और 16 जून 1925, ठीक है, 16 जून 1925 को 55 वर्ष की अवस्था में दार्जिलिंग में हुई सी आर दास की मृत्यु। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल ने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू की रक्षा के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था। 35 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत जो है की? तो यह है स्वामी विवेकानंद। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे और उन्हें भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी। 36 क्वेश्चन है, सामाजिक कानूनों को पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान करना है। और यह है सती प्रथा का उन्मूलन। तो सती प्रथा का उन्मूलन
कब हुआ था? 1829। इसमें तो 1/3 हो जाएगा। और विधवा पुनर्विवाह 1856। और कन्या भ्रूण हत्या निषेध यह है 1804। और दास प्रथा का उन्मूलन 1843। ठीक है, ऐसे मिलान हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा राइट आंसर सी। ठीक है, तो सत्य इसमें थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से इसे देख भी लीजिएगा, ये आते हैं। ठीक है, इस तरीके से मिलान करके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल पर पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं बुर्जहोम और रंगपुर में। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य बुर्जहोम और रंगपुर से पाए गए। बुर्जहोम कश्मीर का नवपाषाणिक स्थल है बुर्जहोम। ठीक है, नवपाषाणिक स्थल, ये भी पूछ लेता है बुर्जहोम कौन सा स्थल है, पूरा पाषाण है, नवपाषाण, मध्य पाषाण, तो आपको याद रखना है। और गड्ढे छप्परों से ढककर उनमें लोग रहते थे इन गड्ढों पर। और रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ में प्रायद्वीप मादर नदी के नजदीक। ठीक है, रंगपुर कहाँ? गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में और स्थित है। और यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और अगर वीडियो थोड़ा सा पॉज करके आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से जरूर पढ़ लीजिएगा। 38 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? तो यह छांदोग्य उपनिषद, और यजुर्वेद का उपनिषद है ये। और छांदोग्य उपनिषद पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त हुआ था? तो वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल की शुरुआत 15,000 ईस्वी पूर्व में हुई थी और 900 वर्षों का यह काल था। इस काल में व्यापार के माध्यम वस्तु विनिमय था। निष्क एक स्वर्ण खंड था जिसका प्रयोग लेन देन के व्यापक में होता था। उत्तर वैदिक काल में एक मुद्रा के रूप में प्रचलित हुई। और 40 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे? तो ये थे न्यायिक कार्य। ठीक है, जो रज्जुक होते थे वो न्यायिक कार्य करते थे, और जनपद का ये प्रमुख अधिकारी था रज्जुक। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशस्ति का अर्थ है। तो प्रशस्ति का अर्थ क्या है? राजा की स्तुति। प्रशस्ति का राजा की स्तुति है। और प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। ठीक है, हरिसेन है ये, इसमें हरिसेन देवा, तो हरिसेन द्वारा रचित था। हरिसेन ने समुद्रगुप्त विधियों का वर्णन किया है। ठीक है, और 42 है निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र, महाबलीपुरम पल्लव, खजुराहो चंदेल, एलिफेंटा गुफाएं मौर्य काल। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें सुमेलित जो नहीं, एलिफेंटा की गुफाएं मौर्य काल, ये सुमेलित नहीं है, बाकी ये सब सुमेलित है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आंसर वो देख लेते हैं डिटेल। तो डी है इसमें, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से लगभग एलिफेंटा गुफाएं कलात्मक चित्र प्रसिद्ध हैं और इन संबंधित यह 5वीं सदी में बना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? राष्ट्र सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की, ये तो सत्य है। और इसमें राइट आंसर जो दिया है वो दिया है सी, बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। तो आप जानते हैं कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने उसे पूरा किया था। ठीक है, और हरिहर फर्स्ट ने दक्षिण के विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है। तो थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए, ये है यही जो मैंने भी बताया उसमें दिया हुआ है। और प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था और इसकी ऊंचाई इतनी थी। ठीक है, इस तरीके से आंसर सी है। नेक्स्ट है 44 निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा गया है? ये थे मलिक अंबर। ठीक है, इन्हें गुरिल्ला युद्ध जो है नीति का प्रणेता मलिक अंबर को कहा गया है। और बाल्यकाल में दास बनाकर बगदाद में ख्वाजा पीर के हाथों बेच दिया गया था और ख्वाजा मलिक अंबर के साथ दक्षिण भारत गया, जहां उसे निजाम शाह प्रथम के मंत्री चंगेज खां ने खरीद लिया था मलिक अंबर को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर शानी घोषित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, और मैंने पहले पढ़ाया भी हुआ आपको। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी। कृषि भूमि के कृषकों में से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी, वह मूल रूप से
किसके द्वारा शुरू की गई थी? शेरशाह सूरी। ठीक है, 1540 से लेकर शेरशाह का शासन 1545 तक रहा और शेरशाह सूरी सुधारों में सबसे अधिक महत्व राजस्व संबंधी सुधारों को दिया जाता है। उसकी आय का मुख्य स्रोत भूमि का रथ वाला गान था, इसलिए शेरशाह सूरी किसानों की भलाई में ही राज्य की भलाई समझता था। शेरशाह सूरी की स्वराज्य व्यवस्था रैयत बाड़ी थी, ठीक है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष संपर्क से संबंधित किया जाता था। 47 है, कौन से चिश्ती सूफी संत को चिरागे देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किसको जाना जाता है? ये है शेख नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद 14वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि और चिश्ती आदेश के सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्यों में शेख नसरुद्दीन महमूद प्रमुख थे और इनका प्रमुख प्रसिद्ध नाम चिरागे देहलवी था। निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन दिल्ली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कारक के रूप में आक्रमण किया? ये है मदनलाल ढींगरा। ठीक है, मदनलाल ढींगरा थे। और इंग्लैंड में इंडिया हाउस में बने मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में इंपीरियल इंस्टीट्यूट में लेफ्टिनेंट कर्नल सर कर्जन बिली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। निम्नलिखित में से 49 है, 1916 में पृथक निवासी क्षेत्र की संस्कृत स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई। तो किस में रियायत दी गई थी हम देखते हैं। इलाहाबाद, कलकत्ता या लाहौर तो निर्वाचित क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम को रियायत दी गई थी। हम थोड़ा सा आंसर हम देख लेते हैं। देखा लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 का, उसमें और पैक्ट इसको लखनऊ पैक्ट या समझो लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, सही क्रम व्यवस्थित करें। रोलाटेक और गांधी विन पैक्ट, पार्लियामेंट सुधार, इल्बर्ट विट, इसमें राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरीके से, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, मिला जरूर लीजिएगा। 50 क्वेश्चन है, इन घटनाओं का सही सुमेलित इस प्रकार है। तो खैर वही मिलाया हुआ है, ये तो देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट है 51, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे और ये थे बी मोहम्मद इकबाल। ठीक है, और मोहम्मद इकबाल ने द्वितीय और तृतीय दोनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में हुआ करता था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों में लिया था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय वाले में लिया था। ये भी पूछता है क्वेश्चन, गांधी जी ने किस में लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? ठीक है, यह है ग्रोशियन प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा था। माइस्टेरियन, अचूलियन तथा ओल्डोवान प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से जुड़े थे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में भारतीय प्राचीन इतिहास की एक घटना नहीं है? इंडो ग्रीक साम्राज्य की घटना, विक्रम संवत का प्रारंभ, चतुर्थ बौद्ध संधि खारवेल का। तो ईसा पूर्व में तीनों घटनाएं हैं, ये भी और ये भी। तो भारतीय इतिहास की एक घटना ईसा पूर्व युग में नहीं हुई है, तो हुई है जो है ये चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति नहीं हुई है क्योंकि ये कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में हुई है कनिष्क के शासनकाल में, जब ईस्वी सन की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, ईस्वी पूर्व नहीं हुई है। तो यह है सी ऑप्शन, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अशोक घोष थे उपाध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएं समर्पित हैं किसको? इंद्र को। ठीक है, इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसकी रचना पूर्व वैदिक काल के दौरान हुई थी और इंद्र ऋग वैदिक कार्यों के सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता थे। इसे पुरंदर या किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। इस वेद में 250 सूक्त इस ग्रंथ से इंद्र से संबंधित हैं। ठीक है, 250। ये भी पूछता है इनसे कितने सूक्त संबंधित है? 250। जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना हुई थी वल्लभी में। ठीक है, श्वेतांबर की स्थापना कहाँ हुई थी? वल्लभी में।
और वल्लभी में हुई थी, और इसी सभा में जैन श्वेतांबर एवं दिगंबर दो भागों में नामक संप्रदाय में विभाजित हो गया था। 56 से केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की है। कौन सा शिलालेख है? वो रूमनदेई स्तंभ शिलालेख है। अशोक मौर्य साम्राज्य का महान शासक था और रूमनदेई लेख नेपाल की तराई में स्थित है। इस अभिलेख पता चलता है कि सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वहां गया था और उसने वहां धार्मिक नरबलि को माफ कर दिया और भूमि कर घटा के 1/8 हिस्सा कर दिया था। ये डिटेल जरूर पढ़ लेना, आप डिटेल भी पूछता है। 57 निम्नलिखित में से किसने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में बिहार बनाने की अनुमति दी? तो राइट आंसर है इसमें समुद्रगुप्त ने। ठीक है, स्वर्णिम के युग की शुरुआत की थी और इसके समय में सिंहल श्रीलंका का मेघवर्मन था और चीनी सोच से पता चलता है कि, थोड़ा सा डिटेल एक बार पढ़ लीजिएगा आप जरूर से। मेघवर्मन ने गया में महात्मा बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा, तब यहाँ मंदिर बनाने की अनुमति दी गई थी और बौद्ध विहार के रूप में विकसित हो गया। नेक्स्ट है फतवा आलमगीरी नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा में लिपिबद्ध किया गया? तो औरंगजेब के आदेश तथा संरक्षण से मुस्लिम उलेमाओं की एक मंडली में शेख निजामुद्दीन अहमद के अध्यक्षता में फतवा आलमगीरी नामक बृहद संहिता की रचना की गई थी और औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य पर फतवा आलमगीरी शरीयत या इस्लामी कानूनी पर लागू किया था इसने, और इसे भारत में रचित मुस्लिम कानून का सबसे बड़ा डाइजेस्ट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यह किताबें लिखने की आज्ञा नहीं देता था, लेकिन ये बुक लिखी गई है इसकी आज्ञा से, फतवा आलमगीरी। निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के शासन के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? यह है काजी उल कजात। ठीक है, न्याय विभाग से संबंधित था ये काजी उल कजात और मुगल प्रशासन में। ठीक है, और प्रत्येक बुधवार को न्याय के लिए बैठते थे स्वयं बादशाह भी, और मुगल शासक जहांगीर के निवास स्थान की दीवारों पर जंजीरें भी न्याय की जंजीरें होती थी। ये भी पूछता है क्वेश्चन, न्याय की जंजीरें किसके शासनकाल में थी? जहांगीर ने के लगवाई थी न्याय की जंजीरें, और कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए जंजीरें खींचकर सम्राट का ध्यान आकर्षित कर सकता था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी अनुवादित करवा कर रजमनामा दिया था? नाम ये है अकबर, जिन्होंने विभाग की स्थापना की थी खिलजी के अधीन, और संस्कृत, उर्दू, अरबी आदि भाषाओं में अनेक ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, इसके लिए सभी धर्म के अनुयायी समान थे, और रजमनामा नाम से अकबर काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तु कला से संबंधित हैं? तो यह है ताजमहल। ठीक है, ये संबंधित हैं। ताजमहल के मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अंसर अहमद लाहौरी थे और मुख्य मिस्त्री फारस का ईसा खां। ठीक है, 7 अजूबों में इसकी गिनती की जाती है। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस पंथ से की जाती है? यह है लोदी। ठीक है, और लोदी काल की विशेषता है अष्टभुजाकार मकबरे। ठीक है, और लोदी शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। 63 क्वेश्चन है। 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निर्देश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच है उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। तो ये था W हंटर। ठीक है, 1882 में वुड डिस्पैच द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा हेतु W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था जिसका कार्य प्राथमिक शिक्षा के विकास की कार्य समीक्षा प्रस्तुत कर ब्रिटिश सरकार को सुझाव देना था। वुड डिस्पैच 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था और 1854 में भारत में शिक्षा के विकास में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो 63 कंप्लीट हो गए हैं और टाइम काफी हो गया है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सिविक्स के क्वेश्चन अपलोड करती हूँ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।